हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण लेकर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐमन अल-ज़वाहिरी के मारे जाने की, कि किस तरीके से अमेरिका ने उनको मारा। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण के पीछे अमेरिका का क्या हाथ रहा और इसमें तालिबान हुकूमत का भी क्या हाथ रहा। इसके अलावा ज़वाहिरी के मारे जाने के हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों पर क्या असर होगा, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये ऐमन अल-ज़वाहिरी कौन थे, कहाँ से आए थे और ये किस तरीके से अल-कायदा के प्रमुख बने थे। लेकिन उस पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं अल-कायदा के प्रमुख ऐमन अल-ज़वाहिरी के मारे जाने की। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 1 अगस्त को देर रात गए एक स्टेटमेंट में ये कहा कि आखिरकार अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म करने में कामयाब हो गया है। उनका कहना था कि अल-कायदा के प्रमुख ऐमन अल-ज़वाहिरी को कल यानी कि 31 जुलाई की सुबह को एक ड्रोन हमले में, जिससे कि मिसाइल उनके घर के ऊपर दागे गए, ऐमन अल-ज़वाहिरी को ख़त्म कर दिया गया। जो बाइडेन का कहना था कि ये अमेरिकी लोगों की एक जीत है और साथ ही साथ ये टेररिज्म या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिकी जंग की भी जीत है। अब सोचना ये है कि किस तरीके से अमेरिका ने ऐमन अल-ज़वाहिरी को मारा। अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं, जो डिटेल्स अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई हैं, उसके मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की इत्तला इस साल फरवरी में मिली थी कि ऐमन अल-ज़वाहिरी अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल में मौजूद हैं और उसके ऊपर उनकी निगाह बराबर बनी हुई थी। और इस साल जून में खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इस बात की इंफॉर्मेशन दी कि ऐमन अल-ज़वाहिरी काबुल में मौजूद हैं और उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक ख़ास ग्रुप के ऊपर इस जिम्मेदारी दी कि वो ऐमन अल-ज़वाहिरी को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएं और उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इस बात को सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ इसको भी सुनिश्चित करें कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के ऊपर होने वाले किसी भी हमले में कोई और आदमी, यानी कि उनके ख़ानदान या फैमिली का आदमी या कोई और दूसरा सिविलियन ना मारा जाए। उसके बाद इस एक्सपर्ट ग्रुप ने उस मकान का एक पूरा मॉडल और नक्शा सिचुएशन रूम में बनाया, जो कि वाशिंगटन डीसी में कायम किया गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस निगहदाश्त के ऊपर या सर्वेलेंस के ऊपर होने वाली हर कामयाबी के बारे में इत्तला दी जाती थी और आखिरकार 25 जुलाई को उनको ये बताया गया कि अब हम बिल्कुल कंफर्म तरीके से या निश्चिंत तरीके से आपको ये बता सकते हैं कि वो शख्स जिसको हमने ऐमन अल-ज़वाहिरी के तौर पर शिनाख्त किया है वो ऐमन अल-ज़वाहिरी ही है, जो कि अल-कायदा का प्रमुख है। और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी हैं कि वो रोज़ाना अपने फ्लैट की बालकनी पर कुछ देर के लिए बाहर आकर बैठता है। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ हमले को अनुमति दी और उसके नतीजे में आखिरकार 31 जुलाई को अमेरिकी ड्रोन ने 2 हेल फायर मिसाइल, यानी कि दोज़ख की आग नामी मिसाइल उस बिल्डिंग पर दागे, जो कि काबुल के शेरपुर इलाके में मौजूद है। उनका कहना था कि ये बिल्डिंग तालिबान के कायम मुकाम या एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी के बहुत करीबी जानकार की थी और इसका मतलब ये भी है कि एक तरीके से वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर और उनके करीब के लोगों को और तालिबान अथॉरिटीज़ को भी ये मालूम था कि ऐमन अल-ज़वाहिरी काबुल में मौजूद हैं, जबकि अभी तक तालिबान हुकूमत इस बात को बिल्कुल नकारती या उसको बिल्कुल डिनाई करती चली आ रही थी कि कोई भी अल-कायदा का आदमी या कोई टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ है। लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद अब इस बात की पुष्टि अमेरिकी सोर्सेज ने की है कि आखिरकार हमने ऐमन अल-ज़वाहिरी को मार डाला है। लेकिन अभी तक उनका ये कहना है कि हम इस चीज़ को
किसी प्रमाण या एविडेंस के बेस पर नहीं आपके सामने ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने मारे गए शख्स का डीएनए नहीं किया है और इस तरीके से हम इसकी पुष्टि या कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि जिस तरीके से ये हमला अयमन अल-ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ हुआ था, वो आपको याद दिलाता है कि किस तरीके से अमेरिका ने ऐसे ही ग्राउंड अटैक के ज़रिए अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था। उस स्पेशल ऑपरेशन को ग्राउंड ज़ीरो का नाम दिया गया था। अभी तक अमेरिकी सोर्सेज ने इस ऑपरेशन के किसी स्पेशल नाम की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उनका ये कहना है कि मारा गया शख्स अयमन अल-ज़वाहिरी ही है और उसके मारे जाने के बाद उसके ख़ानदान का कोई भी आदमी या कोई दूसरा सिविलियन वहाँ मारा नहीं गया। आइए अब बताते हैं आपको कि आखिर अयमन अल-ज़वाहिरी कौन थे। अयमन अल-ज़वाहिरी का जन्म इजिप्ट में 1951 में हुआ था। वो वहाँ की एक बहुत ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दादा एक इस्लामिक स्कॉलर थे और अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में इमाम के तौर पर भी काम करते थे। उनके नाना अरबिक लिटरेचर के स्कॉलर थे। उसके साथ ही साथ वो कायरो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या वहाँ के वाइस चांसलर भी रह चुके थे और उसके अलावा वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और यमन के लिए इजिप्ट के एम्बेसडर भी रह चुके थे। उनके सगे चचा अबुर रज़ाक आज़म अरब लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि अयमन अल-ज़वाहिरी एक पढ़ी लिखी और एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अयमन अल-ज़वाहिरी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 1981 में इस पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आँखों के विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्पेशलिटी की और 1984 में उन्होंने ये अपनी पढ़ाई ख़त्म की। लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान अयमन अल-ज़वाहिरी ख़ास तौर से इजिप्ट और दूसरे मुस्लिम मुल्कों के हालात के बारे में बड़े चिंतित रहते थे और इसकी वजह से उन्होंने रुख किया सैयद अल-कुतुब और अली तमहिया की किताबों पढ़ने का। और उसके ज़रिए लोगों का कहना है और उनके बायोग्राफ़र यानी सवाने हयात या उनकी जीवनी लिखने वाले राइटर मुंतसिर अल-ज़यात का भी कहना है कि इन दोनों लोगों ने अयमन अल-ज़वाहिरी के मेंटल या आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की शुरुआत की और वो एक तरीक़े से इस चीज़ पर काम करते रहे कि किस तरीक़े से हम मुस्लिम मुल्कों को उनके ऊपर होने वाले जुल्मों या सितम से निजात दिला सकते हैं और वहाँ के जो रूलर्स हैं जो ख़ास तौर से करप्ट हैं उनसे हम किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। उनके इस पूरे डेवलपमेंट में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब 1967 की जंग में अरब मुल्कों को इजराइल ने हरा दिया। उसके बाद वो और ज़्यादा सैयद कुतुब और अल तमहिया की किताबों की तरफ अपना फोकस करते चले गए और उन्होंने आखिरकार 1967 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम तंजीम रखा उन्होंने वो कायम की। उसके बाद वो उसका नाम उन्होंने तंजीम अल जिहाद किया और 1975 में उसे इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद के नाम से उन्होंने कायम किया तीसरी मरतबा। इस बीच में 1981 में अनवर सादात के कत्ल के बाद उनको इजिप्शियन हुकूमत ने पकड़कर जेल में डाल दिया 3 साल के लिए और वहाँ से वो 1984 में रिहा हुए। लेकिन उससे पहले यानी कि जेल जाने से पहले 1981 में, 1980 में और उसके बाद 1984 और 1986 में उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुख्तसर या शॉर्ट टर्म दौरे किए और वहाँ पर वो उन एलिमेंट्स के साथ में आए जो कि बाद में हमने अल-कायदा के नाम से जाना। अमेरिकन राइटर लॉरेंस राइट जिन्होंने की द लूमिंग टावर किताब लिखी है 9/11 के हमलों के ऊपर, उनका कहना है कि अपने अफ़गानिस्तान दौरों के दौरान अल-ज़वाहिरी बिन लादेन के कांटेक्ट में आए और दोनों लोगों का मिलना ही असल में पूरे अल-कायदा की फॉर्मेशन और ग्लोबल जिहाद के लिए क्या नया रुख बनेगा इसके लिए बहुत सहायक साबित हुआ, क्योंकि बिन लादेन ऑपरेशनल लेवल पर काम करने के माहिर थे लेकिन वो आइडियोलॉजिकल लेवल पर वो काम नहीं कर सकते थे और वो काम अल-ज़वाहिरी ने उनके लिए किया। यानी कि 2 लोग ऐसे मिल गए जो कि एक प्रैक्टिकल लेवल पर और एक मेंटल लेवल पर काम कर रहे थे, सारे उन तत्वों को या उन एलिमेंट्स को आपस में मिलाने के लिए जिससे कि वो ग्लोबल जिहाद शुरू कर सकें। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़
ग्लोबल जिहाद भी अमेरिका का ही बनाया हुआ है और इसमें हमें वो वक्त भी याद करना पड़ेगा कि ग्लोबल जिहाद दरअसल अमेरिका ने उस वक्त कॉइन या इस्तेमाल में लाना शुरू किया जब उसने उन एलिमेंट्स की हिमायत करना शुरू की जो कि अफ़गानिस्तान में वहाँ पर सोवियत रूल के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। और जब सोवियत रूस अफ़गानिस्तान से वापस हुआ तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख टेररिस्ट मौजूद थे। उसके बाद सन 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर होने वाले हमलों के बाद अमेरिका ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अगले 20 साल तक वहाँ पर वो अपने इक़्तिदार को या अपने कंट्रोल को बनाए रखा, उससे भी इस पूरे ग्लोबल जिहाद को बहुत बड़ी मदद मिली। जब पिछले साल अमेरिका एकदम अफ़गानिस्तान छोड़कर वापस अपने फ़ौजियों को लेकर अमेरिका पहुंचा तो उसका कहना था कि अब अफ़गानिस्तान में कोई भी टेररिस्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है और उसको इस बात की गारंटी वहाँ की तालिबान हुकूमत देती है। लेकिन जिस तरीके से ज़वाहिरी वहाँ पर तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर के बहुत करीबी माने जाने वाले किसी एक शख्स के घर में मौजूद पाए गए, वहाँ हलाक किए गए, उससे साफ जाहिर है कि अभी भी अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में टेररिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन सब के ऊपर भारत को बिल्कुल अपना रोष जाहिर करना चाहिए क्योंकि भारत की चिंता ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो हो सकता है कि कभी भी आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते। और जब भी हिंदुस्तान ने इन मुल्कों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की बात कही है तो अमेरिका ने उससे सब्र का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, जबकि खुद अमेरिका जिस तरीके से उसने उसामा बिन लादेन को मारा और अब जिस तरीके से उसने अल-ज़वाहिरी को मारा वो खुद उन चीज़ों के ऊपर अमल करता नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका अपने लिए कुछ दूसरे मापदंड या कुछ दूसरे पैरामीटर्स रखता है और दूसरे मुल्कों के लिए क्या दूसरे मापदंड और दूसरे पैरामीटर्स होते हैं? जी हाँ, इससे बिल्कुल यही साबित होता है कि अमेरिका जब जी चाहे किसी के भी घर में घुसकर वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा मुल्क अपने बचाव के लिए भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सोचने की सबसे बड़ी बात ये भी है कि किस तरीके से अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को ये मालूम हुआ कि अल-ज़वाहिरी काबुल या अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान जनाब वेस्ट तालिबान के मुख्तलिफ एलिमेंट से ताशकंद कॉन्फ्रेंस के बाद से दोबारा दोहा में मुलाकातें कर रहे हैं और जिस तरीके से तालिबान हुकूमत का उनके ऊपर या अमेरिका के ऊपर ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि वो उन एसेट्स को के आधे यानी कि तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स को अनफ्रीज करे जो कि अमेरिका के कब्ज़े में है। उसके साथ ही साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ने अमेरिका की डिप्टी अंडर सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स वेंडी शर्मन से बातचीत की थी और उनसे कहा था कि वो अपना प्रभाव या अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए IMF से कहें कि वो पाकिस्तान के लिए दूसरी ऋण की या लोन की खेप फ़ौरन पाकिस्तान को भेजना शुरू कर दें। यानी कि एक तरीके से दोनों मुल्क अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अपने इकनॉमिक बेनिफिट के लिए हो सकता है किसी तरीके से उन्होंने अमेरिका को ये खबर दी हो और जो एलिमेंट्स पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में तालिबान के करीब हैं हो सकता है उन एलिमेंट्स ने अमेरिका को ये खबर दी हो, जिसके बाद ये हमला अमेरिका ने ड्रोन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में किया और अल-कायदा के प्रमुख को मारकर अपनी फतह की कामयाबी मना रहा है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।